है ना। तो रिलेशन बिटवीन आई एंड बी डी, हमें आई और बी डी में जो रिलेशन डेराइव करना है, तो कंडक्टर कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए गाइस, बच्चे बड़े लेट तक आ रहे हैं। देखिए आप लोग, कंसीडर a conductor, consider a conductor of length L and area of cross section A. Consider a conductor of length L, small l, and area of cross section A, capital A. Full stop. Done? Yes, sir. Okay. तो कल हमने जो टॉपिक समझा था, आज उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। तो हम एक कंडक्टर कंसीडर कर चुके हैं ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। जस्ट इतना ही किया है अभी। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इफ n, small n, if n be the number density of free electrons, if n be the number density of free electrons in the conductor, then total number of free electrons, inside the conductor, line change करते, total number of free electrons inside the conductor, small n into volume of the conductor, और कंडक्टर का वॉल्यूम आपको पता है क्या है? ओके, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कोई बता दे एक जना। A into L. A into L, area of cross section into length. Okay. इक्वेशन 1 के नीचे लिखिए, if Q, small q, be the, if Q be the total movable charge, if Q be the total movable charge inside the conductor, then if Q be the total movable charge, तो ये मूवेबल चार्ज होता किसका है? ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कंडक्टर के अंदर L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, K कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमने बात कर दी, और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल e होता है, तो कंडक्टर में टोटल मूवेबल चार्ज होगा E इंटू कैपिटल N, है ना। ये स्मॉल n क्या है? हमने लिखा है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में E इंटू N A L फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल l, इसकी वैल्यू कैपिटल N की वैल्यू। ओके, इक्वेशन नंबर 2,
डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. इक्वेशन नंबर 2। और फिजिक्स में हमने जितने भी प्रीवियस डेरिवेशन किए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में भी, आप लोगों को है ना रिवीजन खूब करना है। टॉपिक आ गए, अच्छी बात है, समझ में आ गए। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 के बाद आपको पता है इस टॉपिक में आगे जाकर हम इस फॉर्मूले को यूज लेंगे, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू पता कर लिया, मूवेबल चार्ज जो मोशन के लिए फ्री होता है। ओके, ये टाइम क्या होता है, तो हम कह रहे हैं इस मूवेबल चार्ज क्यू को एल लेंथ के कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जबकि जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी। तो लिखिए इक्वेशन 2 के बाद, इफ वीडी be the drift velocity of, if vd be the drift velocity of free electrons inside the conductor, if vd be the drift velocity of free electrons inside the conductor, then time taken, then time taken to cross, time taken, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, then time taken by the charge q, by the charge q to cross the conductor, then time taken by the charge q to cross the conductor, T equal to, ज्यादा है ना कुछ, थोड़ा बताइए, आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से। L upon VD. L upon VD. यस, T इक्वल टू L अपॉन VD। क्योंकि हमने क्लियर कर दिया पहले ही, कंडक्टर की लेंथ L है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स VD वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। ओके, इक्वेशन 2 सॉरी ये हो जाएगा। इक्वेशन 3 के बाद लिखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक एंडिंग कर रहे हैं हम। हाँ भाई लिख लिया, I इक्वल टू क्यू बाई टी। बताएं बताएं बताएं, हो गया यहाँ Yes, sir. Yes, sir. ऑडियो वीडियो सभी सही चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या करना है, देखिए by using equation 2 and 3, by using equation 2 and 3, I इक्वल टू क्यू के प्लेस पर स्मॉल e स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल l अपॉन L अपॉन बी, कैपिटल I इक्वल तो E N A V D, इस पर स्टार लगाएं, जो फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, I इक्वल टू E N A V D। तो किस कंडक्टर में करंट ज्यादा होता है, तो उस कंडक्टर में करंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, जिसमें स्मॉल n है ना, दैट मींस नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। स्मॉल e तो एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा सकते हैं, हम मेटल को सेलेक्ट करने के लिए फ्री है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए स्मॉल n डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। Vd किस पर डिपेंड करता है, एनीवन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? कंडक्टर को जिस बैटरी से कनेक्ट किया है
उस बैटरी के पोटेंशियल पर, क्योंकि जितना हाई पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बैटरी के पोटेंशियल पर तो डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इस फॉर्मूले से भी हमें किसी कंडक्टर में करंट की डिपेंडेंसी पता चल रही है कि वो कंडक्टर का करंट किस फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो स्मॉल n का ध्यान रखना, ये है नंबर डेंसिटी, दैट मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। इक्वेशन 1 से हमें मिले टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मूवेबल चार्ज है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज। ओके, उसके बाद टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से हमने इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू पुट की और हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. लर्न, ओके, फॉर्मूला लर्न करना है, और फिजिक्स में लिख लिख कर प्रैक्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कुछ टेस्ट आप लोगों ने दिए थे तो आपको भी पता लगा होगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ओके, अभी टेस्ट में मैंने कॉपी सेंड कर दी सभी को, अगर किसी की कॉपी नहीं आई हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, है ना। जहां तक मुझे पता है कॉपी सेंड हो गई है, अगर कोई छूट गया हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, है ना, इन्फॉर्म कर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, छोटी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में लिंक से लिंक कनेक्टेड होता है, तो अभी कुछ पढ़ा है, इससे रिलेटेड टॉपिक आगे एक छोटी डेफिनेशन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना। देखिए, मोबिलिटी, मोबिलिटी और सिंबल है जो माइक्रो के लिए सिंबल यूज लेते हैं ना, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो कूलॉम, माइक्रो फैराड, इस तरह से। ओके, अब ये मोबिलिटी क्या है, तो मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था I = E/NA/VD, है ना, तो मैंने बताया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके प्रोपोर्शनल है करंट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद किस पर डिपेंड करती है, तो आपको बताया था कंडक्टर को जिस बैटरी से कनेक्ट किया उस बैटरी के वोल्टेज डिफरेंस पर। थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट किया है, उस सोर्स का वोल्टेज है V, और PQ कंडक्टर की लेंथ आपको पता है L, बस बैटरी की वोल्टेज मालूम है, कंडक्टर की लेंथ मालूम है। ये कोई म्यूटेट नहीं हो तो म्यूट कर लेना। वोल्टेज V, लेंथ L। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या होगा, अब आप लोग भी बताएं, E/L. थोड़ा और सोचकर बताएं। E = क्या होगा, -E/E का वोल्टेज V है, लेंथ L है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, बोलिए अब तो बताएंगे। -E/E और सोचिए भाई, V/L. तो ये बात सही है, V/L, है ना। धीरे धीरे बातें रिवीजन से पक्की होती जाएगी। इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा V/L, बैटरी का वोल्टेज यूज ले चुके हैं हम, देखना आप, बैटरी का वोल्टेज लेंथ। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स पर जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन का फर्स्ट इक्वेशन यही था। तो बैटरी सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतने फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उनका एवरेज भी तो ज्यादा होगा, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर हम सीधी सीधी बात कहें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बैटरी का वोल्टेज हाई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से ड्रिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। दैट मींस सीधा सीधा लॉजिक है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ओके, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन से पहले लिखिए experiments shows that drift velocity of free electrons, फटाफट लिखिए, drift velocity of free electrons is always proportional Sir, please repeat. Experiments shows that drift velocity of free electrons is always proportional to electric field is always proportional to electric field is always proportional to electric field. That is, line change करके लिखिए, that is VD is proportional to E. That is VD is proportional to E. Line change करके VD is equal to mu E. VD is proportional to mu E. इसको और करके लिख दें, mu equal to VD upon E. Here mu is called mobility of the कंडक्टर। अभी तक मोबिलिटी की डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है ना। हाँ, मोबिलिटी का सिंबल आपको दिखा दिया म्यू। अब डेफिनेशन इस फॉर्मूले को देखकर हम इजीली लिख सकते हैं। तो पहले मुझे बता दें यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो तो? यस सर। Yes, sir. तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें समझने वाली बात बस यहीं पर थी। कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग वाला है वही आपको ध्यान अच्छे से रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने ऐसे ही नहीं लिखा, समझते हुए, सब कुछ लॉजिक समझते हुए लिखा है। उसके बाद कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिखाया गया आपको, ठीक है, और म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ म्यू को हमने क्या कहा, मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये मोबिलिटी होती क्या है, तो हम सीधी सी बात कहते हैं, मोबिलिटी इज डिफाइंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E की वैल्यू अगर 1 हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या है, मोबिलिटी। अब हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए आप लोग। अब इन्वर्टेड कॉमा मोबिलिटी ऑफ any conductor is defined by mobility of any conductor is defined by drift velocity of free electrons at unit electric field intensity, full stop, inverted comma closed. Mobility of any conductor is defined by drift velocity of free electrons at unit electric field intensity, full stop, inverted comma closed. तो किसी भी कंडक्टर की मोबिलिटी क्या है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्ड
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आप में से कोई फटाफट मुझे मोबिलिटी की यूनिट बता दे, वो मैं यहाँ लिखूंगा इस जगह, मोबिलिटी की यूनिट। चलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको यस और नो बताएं, ठीक है क्या। यहाँ m स्क्वायर दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, कैपिटल V दैट मीन्स वोल्ट, स्मॉल s दैट मीन्स सेकंड। कुछ चक्कर में पड़ गए क्या, ठीक है क्या। Yes, sir. VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को पकड़े आप, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपने थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, तो बाद में आप लोगों ने बताया था V/L, बिल्कुल सही बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फर्स्ट चैप्टर में आप यूनिट लिखते हैं न्यूटन अपॉन कूलॉम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और यूनिट होती है, वो वोल्ट पर मीटर भी होती है। दोनों यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन अपॉन कूलॉम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस यूनिट को यूज लूं और इसी को लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो आप बताइए मोबिलिटी की यूनिट, ठीक है क्या, इन दोनों को Yes, यूज sir. लेकर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. परफेक्ट। तो ये 1 मार्क की क्वेश्चन है, मोबिलिटी की यूनिट तक पूछ लेते हैं। ओके देखिए, तो एक 1 मार्क का टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बट सब 1 मार्क। डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है ना, यूनिट पूछ सकते हैं, डिपेंडेंसी पूछ सकते हैं। ओके डन गाइस, yes, sir. Yes, sir. है ना। कभी उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना। म्यू इक्वल टू VD अपॉन E है, E अपॉन VD मत कर दो। तो डेफिनेशन जो लर्न कर लेगा ना, जो सबसे लास्ट में लिखी है फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको लॉजिक पता है, जो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होती है उसी को हम डिनोमिनेटर में पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक न्यूमेरिकल आप मुझे बताएं, वो आपको पहले करवाना था, चलिए अभी देख लेते हैं। आपको रेजिस्टेंसेस की जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रेजिस्टेंसेस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलकर। आगे जाकर हम इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ये सब पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी आपके सिलेबस में है, किरचॉफ जंक्शन रूल, लूप रूल भी पढ़ लेंगे, तब और भी हमारे न्यूमेरिकल बढ़ जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। गाइस एक मेटालिक वायर है, एक मेटालिक वायर है PQ, मेटल का वायर है PQ, ठीक है। इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 12 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है। दिस इज गिवन। अब कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुने। इस PQ मेटालिक वायर को सर्कुलर बैंड किया, P एंड Q एंड को कनेक्ट कर दिया, एक सर्कुलर रिंग बना दी। सेकंड जो सिचुएशन है, इस मेटालिक वायर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। और ये दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स हैं। इस डायमीटर पता है ना, भूले तो नहीं, डायमीटर ही होता है ना सेंटर से पास होने वाली लाइन। ओके, तो ये तो डॉटेड है सब कुछ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, where A and B is what, diametrically opposite ends, सर्कल के डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, और ये सर्कुलर रिंग किससे बनी है, PQ वायर को बैंड करने से बनी है। तो आंसर बताएंगे आप लोग, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, सोचिए, आपको कुछ मोमेंट सोचने के लिए देते हैं। तो PQ वायर का रेजिस्टेंस गिवन है और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वायर को सर्कुलर बैंड कर दिया, P और Q एंड को कनेक्ट करके सर्कुलर रिंग बना दी।
अब सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स जो हैं ए एंड बी एंड, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 ओम, 5 ओम, 4 ओम, कोई हो? हाँ भाई, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? सर 6 ओम। 6 ओम बोल रहे हैं। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? और किसी का आंसर आया? जब पहला आंसर आ जाए तो दूसरा पूछ रहा हूं, सर्किट में करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू भी। तो भाई जिसका पहला आंसर आ जाएगा वो I इक्वल टू V बाय R इस फॉर्मूले को यूज लेकर करंट भी पता लगा लेगा, है ना। तो पहला आंसर आ गया क्या? आवाज नहीं आ रही भाई किसी। रेजिस्टेंसेस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको करवा दूं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मूलाज लर्न होने के बाद भी क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाते हैं 3 ओम सर। प्रैक्टिस किया हो। तो 3 ओम इज करेक्ट। और किसी का 3 ओम आया क्या? 3 ओम इज करेक्ट, है ना। तो आप लोगों को क्या हैबिट है, आप लोगों को हैबिट है कुछ इस तरह के डायग्राम आपको दिखाई देंगे, तब आपके दिमाग को लगेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। एक्चुअल में ए पॉइंट से बी तक जाने के ये जो दो रास्ते दिख रहे हैं ना, तो ये ए से बी तक मेटल का वायर ही तो है। इस PQ कंडक्टर का हाफ पोर्शन ही तो है ना। तो हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इस कॉन्सेप्ट से इस ऊपर वाले हाफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा गाइस? 12 का हाफ कितना होता है? 6 होगा, है ना। अब ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता लोअर हाफ पोर्शन, इस लोअर हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 6 ओम। अब ये 6 ओम ऊपर वाला और ये 6 ओम नीचे वाला म्यूचुअली कौन से कॉम्बिनेशन में है? इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो ए जंक्शन पॉइंट है। अगर आई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ आ रहा है तो वो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा करंट नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा, अगर ये इक्वल रेजिस्टेंस है तो। ओके, तो अब बताइए 3 ओम आना चाहिए क्या? Yes sir. आंसर, है ना। तो ये मुझे आप ही से करवाना था, बीच में थोड़ी हेल्प मैंने आपकी कर दी कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर को जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, किसी स्ट्रेट कंडक्टर को एक सिंगल लूप वाली रिंग में कन्वर्ट कर दें। अब और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना होता तो मैं लूप ज्यादा बता देता हूँ कि 1 टर्न नहीं है, ज्यादा टर्न्स हैं, बट अभी एक सिंगल टर्न वाले लूप में कन्वर्ट कर दिया, पहली बात। अब सर्कुलर लूप के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछो, 3 ओम। और करंट कितना होगा गाइस? ये होगा क्या? Yes sir. सर्किट का करंट इजी है ना, 12/3, 12 वोल्ट अप्लाई किया है और 3 ओम क्या है? ए और बी के बीच का सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो 12/3 क्या होगा? 4 एम्पियर। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं फिजिक्स में, इन पर भी ध्यान दें। एक्चुअल में ये 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। B इक्वल टू IR ये सब 10th में पढ़ लेते हैं, तो सॉल्यूशन करने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल हो गया। अब तो ये तो पैरेलल होता ही आप जानते हैं, ऐसे भी पैरेलल होते हैं, है ना। तो करंट किस तरह से डिवाइड हो रहा है उस बेसिस पर ये भी पैरेलल। आगे बढ़ सकते हैं, Yes कर लेंगे sir. ना सॉल्यूशन। 1/6 1/6 1/3 आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो फाइनल आंसर 3 होगी। ओके,
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, एरर फुल ही सही, बट ओम्स लॉ तो पढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ 10th क्लास में नहीं है। ओम्स लॉ को प्रूव हम कर सकते हैं और बहुत इजीली, प्रीवियस फॉर्मूलाज, प्रीवियस नॉलेज यूज आएगी। अभी तो सफिशिएंट टाइम है ना, ओके, इजीली हो जाएगा। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए, as we know relation between I and VD, यहां से डेरिवेशन का स्टार्ट है। as we know relation between I and VD, relation between electric current and drift velocity, I equal to E and A VD। तो ये डेरिवेशन हमने किया। तो एक्चुअल में जो ओम्स लॉ है, तो ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अकॉर्डिंग उसने बताया I इज प्रोपोर्शनल टू B, देन फाइनल फॉर्मूला हम लिखते हैं B इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, इसका प्रूफ कहाँ है? आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ आपको बताया था। गॉस लॉ बताते ही दैट इज हमने लिख दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। अब इसका प्रूफ भी तो होता है उसी तरह से, ओम्स लॉ है और लॉ से V इक्वल टू IR हम फटाफट वहीं लिख देते हैं, बट उसका प्रूफ भी है ना, इसका प्रूफ भी है। जैसे फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का एक बिल्कुल मैनरफुल, बिल्कुल मैथमेटिक्स को यूज लेकर, है ना, एक प्रूफ है, उसी तरह से इसका भी है। तो ओम्स लॉ का एक ही फॉर्मूला होता है क्या, V इक्वल टू IR, या कोई वेक्टर फॉर्म भी होता है स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी तो होता है, J इक्वल टू सिग्मा E, है ना। तो ये सब ओम्स लॉ के एक्सप्रेशंस ही हैं, ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, हम दोनों को ही प्रूव कर देंगे आज। चलिए, तो स्टार्ट कर दिया हमने। एज वी नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आगे लिखिए, I अपॉन A इक्वल टू E N ब्रैकेट E कैपिटल E P बार अपॉन M। कुछ याद आया स्टूडेंट्स? बिकॉज VD इक्वल टू E कैपिटल E P बार अपॉन M। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है। जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले का मॉड लेंगे तो नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। बताया भाई, हो गया यहाँ तक? फटाफट बताए। यस सर। बाकी लोग आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. ओके, तो टॉपिक स्टार्ट किया हमने प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। आपको पता है हमारा एम क्या है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? रिलेशन बिटवीन I एंड VD, जिसको हमने लॉफुल तरीके से डिडक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, I इक्वल टू E N A VD। ओके, I अपॉन A क्या होता है गाइस? जी। J करंट डेंसिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, N E स्क्वायर कैपिटल E P बार अपॉन M। लिख सकते हैं ऐसा? या इसको थोड़ा मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लें। P स्क्वायर N P बार अपॉन M P, कुछ इस तरह से लिखें आप। कुछ टर्म छूटी तो नहीं ना? और यहाँ जो चेंज किया है वो जरूर मेंशन करते जाएं, बिकॉज I बाय
A इक्वल टू J करंट डेंसिटी। ओके, ये जो ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में, उस पर थोड़ा फोकस करें, उस पर थोड़ा फोकस करें। तो E स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो अ कांस्टेंट, स्मॉल n डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए स्मॉल n डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई नाम तो बता दो इसका, स्मॉल n क्या है? नंबर डेंसिटी। यस, तो जब हमने डेरिवेशन किया था, इस फॉर्मूले को डेराइव किया था, तब हमने स्मॉल n क्या कहा था? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ द कंडक्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो स्मॉल n के प्रोपोर्शनल है J, करंट डेंसिटी n के प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट T बार। तो T बार क्या है गाइस? मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम के भी प्रोपोर्शनल है J, J इज प्रोपोर्शनल टू मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ऑब्वियसली जब मीन रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो J ज्यादा होगा और ऑब्वियसली करंट भी ज्यादा होगा। इसी तरह से J इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू N, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो N ज्यादा होने से J ज्यादा होगा, J ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसकी क्या ज्यादा है? कंडक्टिविटी। कुछ याद आ रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ? कंडक्टिविटी sir. क्या होती है? नो सर। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो एक्चुअल में 12th क्लास में जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वो बहुत माइक्रो लेवल की है, बहुत रूट लेवल की है ना? तो बहुत माइन्यूटली हम एनालिसिस करते हैं चीजों को, फॉर्मूलाज। तो जो रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी हाई होगी तभी उस करंट में तभी उस कंडक्टर में करंट ज्यादा हो सकता है। और अगर कंडक्टिविटी कम है तो ऐसे कंडक्टर्स में करंट भी कम फ्लो होगा, फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इस स्मॉल ब्रैकेट को हमने थोड़ा सा अच्छे से वॉच कर लिया, इसमें ई स्क्वायर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है, टी बार मीन रिलैक्सेशन टाइम है, और जे एन के जे टी बार के प्रोपोर्शनल है। तो अगर एन और टी बार ज्यादा होंगे तो जे ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। दैट मीन्स इस ब्रैकेट को दैट मीन्स इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, है ना? तो साइंस में इस ब्रैकेट को कहते हैं, इस ब्रैकेट को ही कहते हैं कंडक्टर की कंडक्टिविटी, है ना? लिखिए हियर ई स्क्वायर एन टी बार। तो इतना माइन्यूटली आपको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिख रहा है। हियर एन इज ई स्क्वायर एन टी बार अपॉन एम इक्वल टू सिग्मा। कंडक्टिविटी तो ये बात 1 मार्क्स की क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होती है। डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए आपको नंबर डेंसिटी गिवन होती है, आपसे मीन रिलैक्सेशन टाइम अगर कांस्टेंट कह दें, ई स्क्वायर कांस्टेंट है ही, एम कांस्टेंट है ही, और आपसे उनकी कंडक्टिविटी का रेशियो पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कहाँ से किया पता होना चाहिए। ए से डिवाइड कर दिया, जे हो गया। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज देते ही एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसमें जे ई के प्रोपोर्शनल है किसी एक कंडक्टर के लिए। अगर हमने कोई एक कंडक्टर सेलेक्ट कर लिया, हम कंडक्टर चेंज ही नहीं कर रहे और रूम टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे, तो जब कंडक्टर चेंज नहीं कर रहे हो तो एन कांस्टेंट, और जब रूम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो टी बार भी कांस्टेंट हो जाता है। तब ये पूरा ब्रैकेट किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। तो जे किसके प्रोपोर्शनल होता है? ई के प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हाई जे हाई, कंडक्टिविटी लो जे लो।
तो कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप में से कोई बता सकता है ये कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? फटाफट। कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? साफ साफ दिख रहा है भाई मार्कर बोर्ड पर, जल्दी बताएं। ये जो हम डिस्कस करते हैं ना, बस यही चीजें क्वेश्चन बनकर आ जाती है। कंडक्टिविटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस पर डिपेंड कर रही है किसी कंडक्टर के लिए? दो फैक्टर हैं, number of electrons, इन यूनिट वॉल्यूम, number of density, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, Number पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बताएं। mean relaxation time, मीन रिलैक्सेशन टाइम। बट मीन रिलैक्सेशन टाइम भी तो किसी पर डिपेंड करता है। थोड़ा और रूट में जाए, टेम्परेचर, थोड़ा और रूट में जाए। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा? 1 मार्क का क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से। हाई टेम्परेचर होगा तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा? 1 मार्क का क्वेश्चन। सर लो हो जाएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लो हो जाएगी क्योंकि बीच में आपको एक लिंक पता है। वो लिंक क्या है? 3 बार मीन रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर का टेम्परेचर हाई होने पर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन फास्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्री पाथ को कम टाइम में कवर कर लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाते हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी का यही तो फॉर्मूला है। गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं? यस स्टूडेंट, यस सर। पढ़ सकते हैं ना? ओके, तो ये बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बातें आगे भी आपको सुनने को मिलेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में इस एक्सप्रेशन में हम चेंज कर सकते हैं। लिखिए, सो J इक्वल टू सिग्मा ई। देखो वेक्टर फॉर्म तो आ चुका है ओम्स लॉ का, अगर J पर वेक्टर और E पर वेक्टर लगा दे तो। अब मेरे ख्याल से काफी बच्चे ऐसे हैं जो इसको V इक्वल टू आई आर तक पहुंचा सकते हैं। इस स्टेप को V इक्वल टू आई आर तक काफी बच्चे हैं क्लास में जो पहुंचा सकते हैं। पता है ना वो 5 फॉर्मूलाज? 5 क्या? V इक्वल टू आई आर तो खुद एक फॉर्मूला है, वहां तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। गाइस आगे बढ़ते हैं। आप लिख सकते हैं दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आपकी बुक्स में तो यहाँ पर J को थोड़ा बोल्ड लेटर में और E को बोल्ड लेटर में दिखा देते हैं। बोल्ड लेटर मतलब वेक्टर है। ओके, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हम प्रूव करने निकले थे ओम्स लॉ का। स्टार्ट कहाँ से किया और थोड़ा सा चेंज किया, और एक इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है। साइंटिस्ट लोग इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रीजन, इस ब्रैकेट के ज्यादा होने पर, इस ब्रैकेट के ज्यादा होने पर ज्यादा करंट फ्लो होता है, दैट मींस कंडक्टिविटी हाई। ब्रैकेट के कम होने पर कम करंट फ्लो होता है, दैट मींस कंडक्टिविटी कम। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने इस टर्म को क्या कहा? कंडक्टिविटी। ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नाउ आगे बढ़े। J इक्वल टू, अब उल्टा, हमने I अपॉन A को ही तो J लिखा था, तो J को आप वापस क्या कह सकते हैं? I बाई A। ठीक है, सिग्मा को कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? 1 अपॉन रो, और E को मैं क्या लिख सकता हूँ? V by L, L। तो 3 चेंज कर दिए मैंने। इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, बिकॉज J इक्वल टू I बाई A, कॉमा सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, एंड E इक्वल टू, ये मुझे गलत लग रहा है, E इक्वल टू नहीं, आप बताएं E इक्वल टू कुछ ठीक ही है ना? V बाय L। यस सर। यस तो हमने एक ही स्टेप में इन 3 चेंजेस को अप्लाई किया और हमारे सामने ये एक्सप्रेशन। अब मैं V इक्वल टू कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए, V इक्वल टू I रो इंटू L अपॉन A। कवर कर रहा है स्टूडेंट्स? या ठीक है ना, दिख रहा है ना? यस सर। कुछ मिस्टेक हो sir. तो भाई इन्फॉर्म करें,
और मिस्टेक नहीं है तो भी इन्फॉर्म करें, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेप, ठीक है? Yes, sir. इज इट करेक्ट? ठीक है ना? Yes, sir. yes स्मॉल sir, ब्रैकेट का क्या करें, अब आप ही बताओ। अब Sir, आप R आगे के की equal काम r के इक्वल हो जाएगा सर। कैपिटल आर, कैपिटल आर 10th क्लास के जो फॉर्मूला आप जानते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल। तो नेक्स्ट चेंज और टॉपिक एंड, बिकॉज रो एल अपॉन ए इक्वल टू आर, सो v equal to IR. This is scalar form of Ohm's law. Hence, तो Ohm's law के स्टेटमेंट से हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो लिखते ही हैं, लाइक गॉस लॉ स्टेटमेंट से फॉर्मूला तो लिखते ही हैं, बट गॉस लॉ का जिस तरह से प्रूफ है उसी तरह से Ohm's law का भी प्रूफ है इस सबसे बेसिक फॉर्मूला से, सबसे बेसिक फॉर्मूला जिस तरह से लिंक जुड़ा हुआ है। पहले हमने फ्री पाथ, देन रिलैक्सेशन टाइम्स, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, इन बेसिक चीजों को डिस्कस किया। और मैंने आपको वहां भी बताया था इमेजिन करना थोड़ा आपको आना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। इस बेसिक फॉर्मूले के डेरिवेशन के बाद, है ना, हमने मोबिलिटी की भी बात की, छोटी छोटी बातें हैं, रिवीजन खूब करना है और ये टॉपिक कंप्लीट किया। हाँ भाई, आगे बढ़ सकते हैं? yes sir, आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो डिस्कशन हो गया इसके बाद, तो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल नहीं बोलकर पूरा बोले हम इसको, है ना, इलेक्ट्रिक सेल। तो आप में से कोई बताएं, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, क्या करते हैं, और इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, बैटरी कैसे बनती है। आप में से कोई बताएं इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, एक आंसर। और कोई, है ना, आंसर देने के बहुत तरीके हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। और कोई बताएं भाई इससे कुछ अलग आंसर, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? Tendency to get oxidized. टेंडेंसी टू Get oxidized मतलब reduction. अच्छा, केमिस्ट्री वाली बात आप बता रहे हैं। और कोई इससे भी अलग? मैंने कहा ना बहुत सारे आंसर आप दे सकते हैं, एक दो और बता दो बस, बताइए भाई। भाई लाइव क्लास का यही तो फायदा है, बोलिए। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हाँ, तो मुझे यही आंसर चाहिए था, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था, है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड एनोड, इन जनरल उनके नाम होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है केमिकल सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब ये केमिस्ट्री वाली बात हो जाएगी फिर हम फिजिक्स वाली बात करेंगे कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल को कैसे देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, और उसका एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है? और सेल्स के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, और सीधा बता ही देता हूँ आपको, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है बैटरी, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है बैटरी। तो इतना ही डिफरेंस है। सेल एक बेसिक यूनिट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। अगर हाई पोटेंशियल चाहिए तो बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। घर में जो हमारे इन्वर्टर के साथ बैटरी होती है, कभी उसको ओपन आपने देखा हो तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो हर सेक्शन क्या होता है, एक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल, और उसके कॉम्बिनेशन से वो पूरी बैटरी होती है, ठीक है? कल हम इलेक्ट्रिक सेल्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.